नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे जयप्रकाश नारायण साहब से। जयप्रकाश नारायण साहब जो लोक सत्ता के प्रेसिडेंट हैं, एक वेरी नोन पर्सन। जयप्रकाश नारायण साहब, आपको फिर एक बार इस्तकबाल करते हुए हमारे इस शो में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि लोक सत्ता का ओरिजिनेशन इसलिए तो नहीं हुआ कि आपको हिंदुस्तान के यूथ पे आपको कॉन्फिडेंस था कि they will help you in bringing the change you were looking for in politics? I have immense faith in our young generation. Many people say that the youth today don't have values. Yeah. And, as we grow older, we always say, हमारे ज़माने में हम ऐसे थे वैसे थे, लेकिन आज का नौजवान ऐसा नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। ये सब बेकार बात है जी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सारे देश में हर राज्य में at every level I have dealt with young people in the country. Dr. Abdul Kalam ji के बाद I would be the second person going to so many young people all over the country. I know you are going. You don't hesitate to go to even small schools, even small colleges. Doesn't yeah. matter where it is. Yeah. I am absolutely. There is so much of passion. You are available to the youth. There is so much of passion. Yeah. There is so much of idealism. There is so much of confidence. In fact, they are better than us because उन दिनों में we had this inferiority complex था, क्योंकि just then Britain left the country. Yeah. We always felt pessimism was काला और गोरा लोग हमसे बहुत superior है, हम लोग inferior है। वो complex था। लेकिन आज का नौजवान में हिंदुस्तान में एक confidence है जी, और skill है, एक technology इनको और ज़्यादा opportunities भी दिए, और इकोनॉमिक लिबर्टी है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटी भी है। उन दिनों में we had nothing to do. उन दिनों में if you didn't get a सरकारी job, we had nothing to do, and you always were waiting for that. Therefore, a lot of time was available. Whereas now there are so many other options available. So, but idealism is in no way inferior. These young people have self-confidence. They care for a better India, and they really are competent and capable, and they are very very technologically sophisticated. इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे नौजवान देश को जरूर बदलेगा। आपका शो का जो टाइटल है, If we change, the nation will change. हम बदलेंगे। Youth is the symbol of that. I have no doubt about that. Youth is symbol. The reason why I felt necessary to leave government, IAS को इस्तीफा कर देके, क्योंकि इमरजेंसी में मैं एक नौजवान था 1975-77 पीरियड में। दिल में इतना गुस्सा था और दिल में इतना दर्द था, क्योंकि हमारे लिबर्टीज को छीन गया और सारे देश को एक जेल बन गया, और संविधान में जो है वो नहीं हो पाए, और लोकतंत्र में आप उस वक्त थोड़ा आपके ख्यालात सोशलिस्ट होते थे? बहुत। You started with socialism. सब लोग सोशलिस्ट होते थे, मैं भी एक सोशल वर्कर होते थे ज्यादा। लेकिन सरकार में एक बार आए कि हम विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट का मैं स्पेशल ऑफिसर था जी। उन दिनों में हमारे मन में आ गया कि पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ दोज इन गवर्नमेंट। ये जनता का नहीं है। ये सोशलिज्म माने विद्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। सोशलिज्म माने इनकम अर्निंग कैपेसिटी। सोशलिज्म माने इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल से सोशलिज्म नहीं है। लेकिन when I was young, I thought that was socialism, but later I understood what true socialism is. So even now I am a socialist. Some university you said about a mayor's story of Calcutta. I want you to repeat it for my viewers. During British time, we don't realize the local governments had more power in British time than in India today, in independent India today. Indians operating, but under Britishers had more power than we operating under Indians. यही बोलना चाह रहे हैं आप? यही बोलना चाह रहा हूँ जी। लोकल गवर्नमेंट्स में, हमारे म्यूनिसिपैलिटी में, हमारे कॉर्पोरेशंस में, हमारे लोकल गवर्नमेंट्स में जी, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अधिकार थे। एक एग्जाम्पल है, कलकत्ता में चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास बहुत महान नेता थे, कांग्रेस लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट बंगाल लीडर। ये चित्तरंजन दास मेयर बन गए 1924 में, कोलकाता कॉर्पोरेशन का चुनाव हो गया, मच बिफोर इंडिपेंडेंस। ये जाके गवर्नर साहब से मिले। बाय दैट टाइम द कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली, सो द गवर्नर वाज देयर, मेट द गवर्नर, एंड आफ्टर preliminaries, because already Chittaranjan Das was a great national leader, and the governor said, Mr. Das, is there anything I can do to help you? दास साहब ने कहा, साहब ये जनता हमें चुनाव में जीत दे दिया, they gave us a mandate, people are paying taxes,
Therefore, I want to have the choice of my own commissioner. अच्छा। म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ कोलकाता हमारे कमिश्नर को, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक लाके वहाँ बिठाएंगे। दास वाज सरप्राइज क्योंकि कोलकाता सारे ब्रिटिश एम्पायर में बहुत बड़ा शहर था। बिकॉज इट वाज कैपिटल, इंडिया कैपिटल था 1911 तक। बहुत बड़ा शहर था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और सारे देश में यही प्रक्रिया था कि हर शहर के लिए एक आईएएस ऑफिसर को सरकार, आईसीएस ऑफिसर जो नाम पहले लंदन जाकर पढ़ना पड़ता था, वो आईसीएस ऑफिसर को वहाँ भेज देंगे। अभी भी ये हो रहा है, अभी भी हर शहर में हो रहा है। और ये अभी कह रहे हैं कि भाई हमारे गोरा आदमी को हम बनाएंगे। गवर्नर सेड, हाँ दास साहब, मैं जरूर आपको जो आईसीएस ऑफिसर आप चाहें तो मैं दूंगा, इनको ही मैं दूंगा, अवेलेबल करूंगा। और ये कहा कि भाई मैं आईसीएस ऑफिसर नहीं चाहता हूँ। अगर ये मत जनता का है तो, अगर ये टैक्स जनता का है तो हमें ये सरकार का ऑफिसर क्यों चाहिए? मैं एक नौजवान को, मैं यूथ को एक जवान, कोलकाता के एक नौजवान को मैं सेलेक्ट करूंगा, इनको कमिश्नर बनाऊंगा। द गवर्नर डिड नॉट नो व्हाट टू से, ही डिड नॉट वांट टू फाइट, ही सेड ऑल राइट, ही लेफ्ट इट एट दैट। ही थॉट नो, अगर ये नहीं कर पाएंगे, दूसरे अगर करे तो ये जरूर फेल हो जाएगा। अच्छा। और ये 27 ईयर ओल्ड एक 27 साल का नौजवान को, ये लड़का को ये पकड़ के इनको कमिश्नर बनाया जी। एक कमिश्नर 9 महीने का बहुत अच्छी काम किया। और इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स मिला इनको फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आईसीएस ऑफिसर्स, पीपल इन कलकत्ता, जनता काउंसिल, कॉर्पोरेशन काउंसिल, सब। बाद में इनको जेल में बिठा गया ये कमिश्नर को। क्यों? ये महात्मा गांधी का फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट जी। दास वेंट टू द गवर्नर अगेन एंड सेड, जी आप लोग मुझे जो कमिश्नर को हम चाहते हैं इनको वहां रखने के लिए मौका दिया। ये बहुत अच्छे काम किया। हर लोग कहते हैं, किसी भी कंप्लेंट नहीं है, फॉर एन अनरिलेटेड रीजन, क्योंकि ये आजाद का लड़ाई में काम किया, इसलिए हम इनको जेल में बिठाया। अच्छा, वो अलग तरीका है, इससे मतलब कुछ नहीं है, इसके परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। लेकिन आप wherever you put him, I don't care whether he's in jail or outside, ये भी यही कमिश्नर होना चाहिए, वही रहेगा कमिश्नर, जेल से ऑपरेट करेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर दिया। अच्छा। ये कहे कि जब तक के कमिश्नर साहब कलकत्ता जेल में, अलीपुर जेल में कलकत्ता में थे, अलीपुर जेल में है, जेल में भी ये कमिश्नर काम करेंगे, फाइल्स इनको भेज देंगे और फाइल्स में दस्तखत करेंगे, ऑर्डर्स देंगे। जो ऑर्डर्स दे देते हैं वो कमिश्नर का ऑर्डर होगा, ये हुक्म दिया। Until this young man was shifted to Mandalay jail later, he was shifted to Mandalay jail in Burma. Until he shifted to Mandalay jail, that order was implemented. That is the degree of empowerment of officials. वो नौजवान कौन था? जी, वही नौजवान 1929 में कलकत्ता मेयर बन गया, चित्तरंजन दास के बाद में। अच्छा। वही नौजवान 1938 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन गया। वही नौजवान 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस में महात्मा गांधी के खिलाफ भी लड़कर हमारे आंध्रा के ग्रेट फ्रीडम फाइटर और मछलीपट्टनम का है, द मैन हु रोट द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, द मैन हु फाउंडेड आंध्रा बैंक, ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ही वाज द कांग्रेस कैंडिडेट, महात्मा गांधी's कैंडिडेट। अच्छा। And this man, he fought against that candidate and he won. Pattabhi Sitaramaya. Who was this great man? This great man was Subhash Chandra Bose, the man who united Hindus and Muslims. The man who fought for this country, the man who fought British uncompromisingly, left India, created Azad Hind Fauj. Great example for our youth. आज के youth के लिए इससे बड़ा motivating, inspiring। सरकार में, राजनीति में अभी लोग कहते हैं कि भाई अगर हैदराबाद शहर को या करीमनगर म्युनिसिपैलिटी को अधिकार देने से these fellows do not know how to resolve, rubbish, बेकार है। You must trust the people. जयप्रकाश नारायण साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस इंस्पायरिंग बात के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा, अभी लौट कर आऊंगा। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब से। जयप्रकाश नारायण साहब, वी हैव स्पोकन अबाउट गुड अबाउट यूथ, लेकिन यूथ को और सिनर्जी देने के लिए, उसको और पावरफुल बनाने के लिए आपने पहले एपिसोड में भी कहा कि हमारे पास एजुकेशन और एजुकेशन एंड गुड एजुकेशन की जरूरत है इस देश को सही चलाने के लिए, उसमें ताकत देने के लिए। आप समझते हैं आज
हमारे हिंदुस्तान में जैसे कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा कि RTE है, राइट टू एजुकेशन। उन्होंने लास्ट वीक एक अपने स्टेटमेंट में कहा कि आवर RTE एक्ट इज सो गुड, इतना अच्छा है कि उसको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क भी, डेवलप्ड मुल्क भी उसको अडॉप्ट करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये सब लोग चाहते हैं कि भलाई, लेकिन जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले महीने में सारे विश्व में 74 कंट्रीज का इंटर कंट्री कंपैरिजन हो गया एजुकेशन में क्या हो रहा है हर देश में। जी, ये हमारे गुड फॉर्च्यून है कि एक कंट्री, कजाकिस्तान कंट्री नाम का एक कंट्री है, रशिया ब्रेक होने के बाद 15 हिस्सों में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है। ये होने के नाते इंडिया हैज बिकम सेकंड फ्रॉम लास्ट। हाउ मेनी ऑफ देम? अगर 74 कंट्रीज, 74 कंट्रीज में भारत सेकंड, नीचे से सेकंड है, 73 नंबर नीचे का होगा ये कजाकिस्तान। ये शर्म की बात है। और हम कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन ये वो। संविधान में राइट टू एजुकेशन अगर वहां नहीं लिखा तो एजुकेशन देने के लिए सरकार का काम नहीं है क्या? शुरू से होना चाहिए। क्यों बोला? डे वन प्रायोरिटी। आजादी मिलने के साथ सबसे पहला हर देश में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन संविधान में नहीं था, लेकिन एजुकेशन मिल रहा है। भाई हम लोग को कानून नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये सोच रहे हैं कि कानून चाहिए। मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये लोग समझते हैं कि एक कानून दे दिया तो हमारे काम हो गया। ये बेकार बात है। आप देख लीजिए, एजुकेशन के लिए हर मॉडर्न कंट्री में 6 से 8% GDP एजुकेशन के लिए खर्चा हो रहा है। सेट असाइड। इंडिया में अभी भी ये केवल 3.4% है या 3.5% है। जी। दूसरा है कि जो अभी तो ये सर्व शिक्षा अभियान में, माध्यमिक शिक्षा अभियान में पैसा आ रहा है, जी, पिछले जमाने से ज्यादा आ रहे हैं। मैं एग्री करता हूं और वेलकम करता हूं, लेकिन कैसा खर्चा हो रहा है? केवल बिल्डिंग्स और द होल फोकस इज एन एनरोलमेंट। कितना बच्चे हैं वहां रिकॉर्ड में, लेकिन क्या हो रहा है शिक्षा में? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो रहा है? आउटकम्स क्या हो रहा है? टीचर्स हमारे अभी करिकुलम ऑफिशियली हम कहते हैं कि 67 या 70 या 72% लिटरेसी हैं। जी, ये सब झूठ बात है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। कहते हैं ना कि अगर लिटरेसी माने यू कैन रीड, लिखना, पढ़ना और मैथ करना, एक सिंपल अरिथमेटिक करना, दैट इज लिटरेसी। ये है तो फंक्शनल लिटरेसी है। तो आज देश में 25% से ज्यादा लिटरेट नहीं है। फंक्शनल लिटरेसी 25-30%, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन में बॉटम पर है, क्योंकि वहां ये नंबर्स नहीं देखते हैं, वहां एक्चुअल आउटकम्स देखते हैं। आउटकम देखते हैं वो नहीं, केवल इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं। इंडिया में एक रिपोर्ट हर साल NGO से बन रहे हैं, लोकसत्ता भी इनमें शामिल है। एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 7 साल से आ रहे हैं। हर रिपोर्ट में हर साल हर राज्य में दिखता है कि हमारे लिटरेसी लेवल्स, ट्रू एजुकेशन आउटकम्स आर वेरी पुअर। 60 to 70%, 7th क्लास में 60 to 70% बच्चों प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, यहाँ एक सिंपल डिवीजन 365 को 7 से डिवाइड करो, कितना हफ्ते है एक साल में बताओ। अगर ये प्रॉब्लम दे तो 60% यंग पीपल इन आवर कंट्री इन स्कूल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट, इन 7th क्लास आर नॉट एबल टू आंसर। फिर हम बात करते हैं बिजनेस स्कूल्स की, हम बात करते हैं IITs की, हम बात करते हैं MITs की। ये 5% का टॉप लोगों के लिए जो है, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दे कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में 5% लोग बेस्ट इन द वर्ल्ड है। दे कैन कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इतना बड़ा देश है और समाज में इतना बहुत डिमांड है एजुकेशन के लिए। हर रिलीजन में, हर फैमिली में, एट एवरी लेवल, इवन इन द पोरेस्ट लेवल। आज हर गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा ऑटो वाला, रिक्शा पुलिस हर महीने अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, आधा पेट खाना खाता है। 1000, 1500, 2000 खर्चा करके रिक्शा पुलिस भी प्राइवेट स्कूल से बेचते हैं। ये अवेयरनेस बहुत बड़ी बात है जयप्रकाश नारायण साहब। जनता में अवेयरनेस है, डिमांड है, खर्चा करने के लिए भी इच्छा है, लेकिन सप्लाई बहुत वीक है। यहाँ सरकार
कंप्लीटली इट हैज फेल्ड। जब उसकी एस्पिरेशन है कि मेरे बच्चे पढ़ें, तो जब स्कूल को जाता है तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सारों में वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हम आज भी फेल हो रहे हैं। एक्सेप्ट सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, दैट इज ओके, 5-7% इज ओके, फॉर द अदर्स देयर इज नो एजुकेशन। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, तेलुगु मीडियम में जी। मैं अभी वहाँ स्कूल पे कभी कभी जाता हूँ, वहाँ मेरा आंखों में आंसू आता है, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ते थे वो एजुकेशन आज नहीं है। उन दिनों में टीचर्स के लिए सैलरी सच्चा नहीं था, केवल 70 रुपीस हर महीने देते थे इन लोगों, वो भी हर महीने नहीं आता था। आज 20,000 रुपए मिल रहे होंगे, 20,000 25,000 मिल रहा है। उन दिनों में बिल्डिंग्स नहीं थे, उन दिनों में पावर्टी था, लाइट भी नहीं था, लाइट भी नहीं था, पानी प्रॉपर नहीं था, लेकिन इतना इच्छा था, इतना पैशन था टीचर्स में, कम्युनिटी में। हम सब लोग नौजवान, लाखों नौजवान वो स्कूल से आए, अभी समाज में कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लोग वो स्कूल को जा रहे हैं, मैं निश्चय रूप से कह सकता हूं, उनमें दे हैव ग्रेटर इंटेलिजेंस देन आवर जनरेशन, दे आर मोर अवेयर, बट दे हैव नो चांस इन फ्यूचर। जयप्रकाश नारायण साहब, फिर एक वक्त हो चुका है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाजरीन, इस दिलचस्प डिस्कशन को मैं जारी रखूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर। हम बात कर रहे हैं मिस्टर जयप्रकाश नारायण जी से। मिस्टर जयप्रकाश नारायण, एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा आपको विथ रिगार्ड टू रिजर्वेशंस। जब हम रिजर्वेशंस कहते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम शुरू से है, जब से देश बना, आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं? किन किन लोगों को रिजर्वेशन सही में होना चाहिए, किस किस्म की पॉलिसीज होनी चाहिए? पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस किए कि इनइक्वालिटी बाय बर्थ इज पार्ट ऑफ इंडिया, अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ। जब तक इनइक्वालिटी होगा, शायद रिजर्वेशन चाहिए। ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये रिजर्वेशन क्यों लागे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, दे रियलाइज्ड that so many people for generations were denied opportunity only because of the accident of birth, caste or poverty and backwardness. इसीलिए ये संविधान में बन गया। लेकिन अभी ये लोग they are pretending that reservations are the solution. Reservations were a reparation, they are never a solution. जी हाँ, they are merely a reparation, saying look we have done injustice. That would have been time bound. आपसे कहते कि time bound होना चाहिए था। time bound था। संविधान में केवल 10 साल के लिए दिया। क्यों? ये और हमारे लीडर्स ने समझा कि ये 10 साल में हर आदमी को, हिंदू या मुसलमान, अपर कास्ट या लोअर कास्ट, हर बच्चे को हम शिक्षा देंगे, हम एजुकेशन देंगे और अपॉर्चुनिटीज देंगे, इसलिए रिजर्वेशंस होने नहीं चाहिए। लेकिन रिजर्वेशंस को परमानेंट हो रहा है, केवल किसी कई कास्ट को हो रहा है। अगेन बात वही हो जाती है कि अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन, देयर इज ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन रिजर्वेशन में। और रिजर्वेशन अभी किनको मिल रहा है? कलेक्टर का बेटा को और मंत्री का बेटी को। अच्छा, रिजर्वेशन का SC या ST या BC, तो इन लोगों में गरीब जो लोग हैं, इन लोगों में डिसएडवांटेज किनका है, इनका स्पेशली कोई नहीं मिल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में किनको रिजर्वेशन में फायदा मिला, इसी को भी, इसी परिवार, किसी फैमिली को फायदा मिला। जयप्रकाश नारायण साहब, आई एम सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ। जब भी माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन की देने की बात होती है तो हर किस्म की आवाज मुल्क में उठती है डिफरेंट सोर्सेज से कि रिलीजियस के बेस पे माइनॉरिटीज को, रिलीजन के बेस पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये सही बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि अगर रिजर्वेशंस चाहे तो जरूर हम लोग रिजर्वेशंस जहां नहीं चाहते हैं, रिजर्वेशंस नॉट नेसेसरी, वी हैव टू बिल्ड सच ए सिस्टम। लेकिन जब तक रिजर्वेशंस है, ये रिजर्वेशंस हिंदू या मुसलमान, किसी भी कास्ट, जहां पॉवर्टी है, जहां डिसएडवांटेज है, जो बच्चे सरकारी स्कूल्स को या पोर प्राइवेट स्कूल्स को जाते हैं, जो बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन है, वो सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। रिजर्वेशन के नाम, इफ यू ओनली लिमिटेड टू सर्टेन कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉवर्टी, जो लोग they became doctors, they became IAS officers, they became ministers in those castes, their children become IAS officers, they become again doctors. Whereas the poor in those communities not benefiting. And there are many poor outside those communities, Musliman and many other castes, they are not getting the opportunity. इसलिए economic line और education, अगर parents illiterate हो तो, अगर poverty हो तो,
अगर बच्चे सरकारी स्कूल को या पोर प्राइवेट स्कूल्स को जाते तो ये 3 क्राइटेरिया से तो ये किसी को भी यूनिवर्सली देयर कैन बी अ लॉ इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी। और वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा पेरेंट्स रिलेटेड हो तो जरूर बच्चे को डिसएडवांटेज मिलेगा जी। अगर पॉवर्टी है तो जरूर मिलेगा डिसएडवांटेज। अगर मैं सरकारी स्कूल को आजकल जमाने में जा रहे तो जरूर डिसएडवांटेज मिलेगा। यू कैन आइडेंटिफाई, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज वी डोंट वांट टू डू दैट, वी प्रिटेंडिंग। और दूसरा चीज ये है कि द इश्यू इज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। रिजर्वेशन केवल हायर एजुकेशन में मिलता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन इज द की। जैसा हम लोग बात कर रहे हैं पहले, स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना सारे समाज का नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव कर सके तो बाद में 10-15 साल के बाद में रिजर्वेशंस नहीं चाहते हैं, तब तक हर कास्ट में, हर रिलीजन में ये पॉवर्टी इंडिसेस को आप आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशंस उनको देना चाहिए और उनको रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ जरूर देना चाहिए। नाजरीन, इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं फिर एक बार जयप्रकाश नारायण साहब के साथ अगले हफ्ते आपके सामने होंगे। तब तक के लिए मुझे आदिल मोहम्मद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद।